वेलकम एवरीवन। तो आप लोगों का स्वागत है आज की हमारी वाद विवाद प्रतियोगिता में। तो आप लोग जो भी सबसे पहले तो जो भी नहीं बोल रहा है जब वो अपना माइक म्यूट कर ले। माइक म्यूट करने के लिए आपको एक माइक जैसा बटन दिखाई देगा आपकी स्क्रीन पे, उसको आप क्लिक कर सकते हैं। उससे आपका माइक म्यूट हो जाएगा, है ना। और फिर आप उसको वापस क्लिक करेंगे तो आप अनम्यूट भी कर पाएंगे खुद को। तो आप तो जब जिसका भी जो नंबर आता जाएगा, हमने शीट शेयर की थी ग्रुप पे, तो उस हिसाब से हम बोलते जाएंगे। अगर कोई प्रेजेंट नहीं है किसी टाइम तो उसको हम लास्ट में फिर उसके बाद चांस देंगे, अगर आप अपने टर्न के टाइम प्रेजेंट नहीं है। तो आज का हमारा टॉपिक है, एक मिनट, ओके। तो आज का हमारा टॉपिक है, विवाहित पुत्रियों को पूर्वजों की संपत्ति में बराबर का हिस्सा हमारी सामाजिक व्यवस्था प्रभावित करेगा। तो इसके जो पक्ष में बोल रहे हैं वो ये बताएंगे कि हाँ प्रभावित करेगा, और जो विपक्ष में बोल रहे हैं वो ये बताएंगे कि नहीं, इससे कुछ भी प्रभावित नहीं होगा। तो आप जिस भी तरफ से बोल रहे हैं आप उस तरफ से अपने आर्ग्यूमेंट्स दें। और मतलब आप जरूरी नहीं कि आपके पर्सनल व्यूज किसी चीज से मिलते हो या ना मिलते हो, पर जिस तरफ से आपने बोलने का निर्णय लिया है आपका ड्यूटी ये है कि आप उस तरफ को कन्विंसिंग बना पाए। और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो हमने बनाया है। यहाँ पे किसी से हिचकिचाने की या किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप बोल रहे हैं यही बहुत बड़ी बात है। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और आप लोग अगर रख सकते हैं तो अपना वीडियो ऑन रख के बोले, पर ये कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको अनकंफर्टेबल फील होता है वीडियो ऑन रखने में तो कोई बात नहीं। और अपनी स्पीच को 2 से 3 मिनट के बीच का ही रख के बोले। तो हमारा सबसे पहले, अब हम शुरू करते हैं उसके पहले मैं आपको हमारे जजेस से इंट्रोड्यूस करा दूं। तो सबसे पहले एस.एन. गुप्ता जी हैं जो हमारे संस्था के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर वंदना बरमेचा हैं, वो गवर्नमेंट कॉलेज फागी में हिंदी हिंदी की प्रोफेसर हैं। और इसके अलावा हमारे साथ हाँ, इसके अलावा हमारे साथ रामविलास जोशी जी हैं जो दैनिक नवज्योति से हैं और बहुत सारे सोशल कार्यों में वो भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो मैं हमारे अध्यक्ष से विनती करूंगी कि वो एक बार केयर बिफोर क्योर के बारे में 2 शब्द बोले बिफोर वी स्टार्ट। Welcome you all in this session, debate session on the subject of वाइट पुत्रियों को पूर्वजों की संपत्ति में बराबर हिस्सा सामाजिक प्रथाओं को प्रभावित करेगा। देखिए, ये जो अन्य विभिन्न प्रकार के विषयों पर वाद विवाद प्रतियोगिता जो केयर बिफोर क्योर द्वारा की जा रही है, तो केयर बिफोर क्योर एक रजिस्टर्ड संस्था है जो कि इस तरह के समाज में जो सामाजिक एवं आर्थिक अव्यवस्थाएं चल रही है जिनको कि कानूनी रूप प्रदान करने का प्रयास कर रही है। तो ये संस्था खासकर लोगों को जो विधिक एवं न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी एवं जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यरत है। इसी के तहत ये वाद विवाद प्रतियोगिता रखी जा रही है और हर माह में सेकेंड सैटरडे एंड फोर्थ सैटरडे को किसी न किसी विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता ऑनलाइन रखी जाती है। तो जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इससे आपको एक तो बोलने का आप में कॉन्फिडेंस पैदा होगा और विषय का ज्ञान भी आपको प्राप्त होगा, जो कि आप लोग अगर एडवोकेट हैं या आप लॉ फील्ड से हैं तो आपको इस चीज सब्जेक्ट का एक अच्छा ज्ञान प्रदान करेगा जो आगे चल के आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। थैंक यू। नाउ ओवर टू आकांक्षा who start this debate competition. धन्यवाद सर। ओके, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद संस्था को इंट्रोड्यूस करने के लिए। अब हम देरी ना करते हुए और हम हमारा डिबेट कंपटीशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है आनंदिता किरण जी जो कि पक्ष में बोलेंगी। आनंदिता जी, आप हमें सुन सकती हैं? आनंदिता जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप।
हम 1 सेकंड वेट करते हैं उनका माइक अनम्यूट करने के लिए। आपके स्क्रीन पे जो माइक का बटन है, अगर आप उसको दबाएंगे, यस ठीक है। ओके आनंदिता जी, आप शुरू कर सकती हैं। आप बोल रही हैं पक्ष से। आप आनंदिता जी, आप शुरू कर सकते हैं। आनंदिता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, आई थिंक उनका माइक, वो तैयार तो हैं बोलने के लिए, माइक भी उन्होंने अनम्यूट कर लिया था, पता नहीं उन्हें मेरी शायद आवाज नहीं आ रही है। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आनंदिता जी, मैं आपको नाम थोड़ी देर बाद वापस पुकारूंगी। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है अमनदीप कौर जी, जो विपक्ष की तरफ से बोलना चाहेंगे। अमनदीप, आप रेडी हैं बोलने के लिए? यस मैम। ओके ओके, तो आप शुरू कर सकते हैं। Okay, ma'am. Respected jury and all present here, a very good evening. Here Amandeep Kaur presenting topic in against of विवाहित विवाहित पुत्रियों को पूर्वजों की संपत्ति में बराबर हिस्सा हमारी सामाजिक व्यवस्था प्रभावित करेगा। मेरे हिसाब से ये नहीं करेगा, क्योंकि 2005 में हिंदू उत्तराधिकारी कानून 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में बदलाव हुआ है। इसमें पूर्वजों की संपत्ति में बेटियों अथवा विवाहित बेटियों को बराबर हिस्सा दिया गया है। विरासत की प्रॉपर्टी के मामले में अब बेटी का भी जन्म से हिस्सा बन जाता है। वहीं खुद खरीदी हुई प्रॉपर्टी वसीयत के अनुसार बांटी जाती है। सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में साफ किया है कि अब वो बेटियां भी पिता की संपत्ति में हिस्से की अधिकारी होंगी जिनके पिता की मौत 9 सितंबर 2005 से पहले हुई होगी। मेरी आवाज सबको आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। जब आप हो जाए तो आप बता दीजिएगा। आप बोल ओके मैम, सकते ओके ओके मैम। अगर पिता का निधन बिना वसीयत के हो जाता है तो पैतृक और पिता की प्रॉपर्टी पर बेटी का बेटे जितना अधिकार होता है। इस मामले में बेटी के शादीशुदा होने से कोई लेना देना नहीं है। शादीशुदा बेटी का कुंवारी बेटी जितना ही अधिकार है। यहाँ एक बात जरूर ध्यान देने वाली है, अगर पिता की मौत 2005 से पहले हुई है तो विवाहित बेटी का पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। वहीं पिता की खुद से खरीदी गई प्रॉपर्टी वसीयत के हिसाब से बटेगी। यदि पिता की मौत 2005 के बाद हुई है तो पुरखों की प्रॉपर्टी पर बेटी का दावा करने का पूरा हक बनता है। उत्तराधिकारी का हक कभी खत्म नहीं होता, फिर समय कितना भी बीत चुका हो। इस तरह बतौर कानूनी वारिस बेटी अपने हक के लिए कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर सकती है। दैट्स फॉर ऑल। थैंक यू मैम। ओके मनदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बोला। थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे अनुराग पांडे जी और अंजू गुप्ता जी अगला पक्ष में बोलेंगे। अंजू गुप्ता जी, आप यहाँ पे हैं? नाम नहीं। ओके, अनुराग पांडे जी, आप रेडी हैं बोलने के लिए? आप पक्ष से बोल रहे हैं अनुराग पांडे जी? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आपके नीचे एक माइक का ऑप्शन दिखेगा आपको स्क्रीन पे। मैं वाराणसी डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के वाराणसी डिस्ट्रिक्ट से। ओके अनुराग जी, आप बोल सकते हैं। हेलो। हाँ अनुराग जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलना शुरू कर सकते हैं। आप पक्ष से बोल रहे हैं।
हाँ, एक्चुअली वॉइस क्लियर नहीं आ रही है उधर से। कोई बात नहीं, आप बोल सकते हैं, आप शुरू कर सकते हैं, आपकी आवाज आ रही है। क्या हुआ? अनुराग पांडे जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं और आप शुरू कर सकते हैं, आपकी आवाज आ रही थी। आवाज क्लियर हो रही है मैम? हाँ, आपकी आवाज एकदम क्लियर आ रही है, आप हेलो। अपना, हाँ, आप अपना बोलना शुरू कर सकते हैं, आपकी आवाज एकदम क्लियर है। जब हमारे यहाँ अध्यादेश पारित हुआ था 9 सितंबर 2005 को, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005। हेलो। चलिए आप बोलिए। हाँ जी, आपकी आवाज हेलो। आ रही है, आप कंटिन्यू करिए बोलना, आपकी आवाज आ रही है हमें। उस समय बहुत कुछ हुआ था, तो उसमें संपत्ति की बात आई थी। तो संपत्ति में जो हिस्सेदार होते हैं, उसमें कुछ लोगों का कहना था कि बेटियों को हिस्सा नहीं दिया जाएगा। कुछ लोगों का कहना था कि हमारी जो विवाहित बेटियां हैं उनको भी हिस्सा चाहिए, क्योंकि सबका एक जैसा ससुराल नहीं होता है, सबका एक जैसा घर परिवार नहीं होता है। और सुप्रीम कोर्ट भी बोला था कि बेटियों को, उसी समय जब 9 सितंबर को एक डिबेट हुआ था, वहां पे एक मामला आया था, तो सुप्रीम कोर्ट उस समय एक पिता की 2 बेटियां थी, उनको भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किया कि अपनी बेटियों को क्यों नहीं बराबर का हिस्सा दे सकते हैं, क्योंकि उनका भी उतना ही अधिकार है अपने माँ बाप में जितना कि बेटों का है। और आज के समय में ऐसा देखने को मिल जाता है हमारे समाज में कि बेटियां जो है कि बेटों से बढ़ करके हैं, और जो बेटियां हैं वो किसी भी फील्ड में हमारे लड़कों से, बेटों से पीछे नहीं है। और इस तरह के बंधन को तोड़ने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों के हक में फैसला सुनाया था, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात हुई थी उस समय। ये उस समय की बात थी 2005 की, जब हमारे यहाँ बरेली में एक विधायक मिश्रा जी हैं, उनका नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। राजेश मिश्रा जी थे, जिनकी बेटी ने दलित लड़के से शादी किया। तो ऐसे में उसने अपने पिताजी के द्वारा प्रताड़ित भी की गई, और उसको हिस्सा पाने का जो अधिकार था, उससे माननीय विधायक जी ने, राजेश मिश्रा जी ने, अपनी बेटी साक्षी मिश्रा को बोला कि मैं तुमको अपनी प्रॉपर्टी में कोई भी संपत्ति नहीं दे सकता हूँ, जबकि ये गलत है। वो अपना जो वजूद था उनका, जो अपना वो अपने इसमें सरकार में बने हुए थे, उस हिसाब से ये एक ताजा मामला है। ये हम लोग पुराने मामलों को न देख करके इस मामले को भी हम देख सकते हैं, जो कि एक जीता जागा उदाहरण है। और उसने अपने, चूंकि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तो उसने शादी की थी, इसलिए उसको हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट हिस्सा पाने का पूरा हक रखती है, पूरी तरीके से अधिकारी है। लेकिन आप कह सकते हैं कि राजेश मिश्रा जी चूंकि विधायक हैं और सरकार में भी उनकी अच्छी पकड़ है, उत्तर प्रदेश का जो सरकार चल रहा है इस समय, उसमें वो मौजूदा विधायक, तो उनको, उन्होंने बहुत कुछ किया अपनी बेटी के लिए, अपने बेटी को क्या क्या नहीं करवाया अपने दामाद को, जबकि इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। बेटी और दामाद में तो इंसान को फर्क ही नहीं रखना चाहिए, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों को एक जैसा बराबर का हक देना चाहिए, क्योंकि बेटी बहुत कुछ करती है। एक बेटी जो होती है वो अपने माँ बाप को, अपने ससुर सास को, वो भी माँ बाप होते हैं, क्योंकि पैदा करना ही माँ बाप नहीं होता है, पालना भी माँ बाप होते हैं, जो पालते हैं वो भी माँ बाप ही होते हैं। तो इस तरह से मेरा जो मत है, मैं जो चाहता हूँ, मेरा कहने का इस डिबेट में आने का मेरा मेन मकसद ये है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे बेटियों के लिए जो लोग
आगे इस समय भी चल रहा है माहौल, और आगे भी माहौल आ रहा है। जो आगे का माहौल आ रहा है, बेटियों को संपत्ति में हिस्सा नहीं देना है, ये किसी भी कानून में नहीं लिखा हुआ है कि बेटियों को उनको हिस्सा नहीं मिलेगा। अरे बेटी अपने दादा परदादा बाप मदारी के प्रॉपर्टी में हिस्सेदार क्यों नहीं है? क्योंकि वो दूसरे के घर शादी करके चली जाएंगी। ये गलत चीज है। और इसमें जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया था कि 2005 में सुप्रीम कोर्ट खुद एक फैसला दिया था। जब एक पिता की दो बेटी थी, वो मामला मुझे अभी मैं उसको थोड़ा पढ़ा था, वो मामला मेरे को नाम नहीं आ रहा है याद, लेकिन 9 सितंबर को ये मामला हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बेटियों को रखा है। ये आपका टाइम लिमिट थोड़ा अभी स्लिप हो रहा है, तो आप जल्दी से कंक्लूड कीजिए अब। मैं कुल मिलाकर के यही कहना चाहता हूँ कि जो ये हमारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 है, इसमें हमारे बेटियों को भी संपत्ति दिया जाए, चाहे वो विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, उनको भी बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए और उनका ये हक है कानूनी रूप से। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, आपने बहुत अच्छा बोला। इसके बाद हमारे पास है अमोल चौधरी जी का नंबर। अमोल चौधरी जी विपक्ष से बोल रहे हैं आज। हाँ जी। या अमोल, आपकी आवाज आ रही है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। पहले तो नमस्कार सबको, उम्मीद करता हूँ आप सब ऐसे टाइम पे ठीक ठाक होंगे। मैं विपक्ष में बोलना चाह रहा हूँ। मेरा पॉइंट इतना ही है कि जो हिंदू सक्सेशन एक्ट आया है, ये जो अमेंडमेंट हुई है कि लड़कियों को भी जो प्रॉपर्टी है उसमें हिस्सा मिलना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि आज भी अगर पर्सनल लॉज देखे जाए तो कहीं पे भी पर्सनल लॉज काफी जगह ऐसे हैं कि जहाँ पे अभी भी लड़कियों को एक दूसरे उसमें माना जाता है कि जैसे वो वो पराई घर की होती हैं, जैसे आजकल अभी भी माना जाता है कई जगह पे। तो इससे और कुछ नहीं, मैं कहता हूँ नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे जो घर के लड़के होते हैं इनकी इज्जत थोड़ी कम हो जाती है, वो थोड़े डीमोरल हो जाते हैं। ये बात नहीं है कि वो लड़की हैं उनको भी मिलना चाहिए, मैं कहता हूँ मिलना भी चाहिए, बट मेरे हिसाब से वो हिस्सा नहीं होता, क्योंकि वो काफी लोगों को हर्ट कर जाता है। अगर आप हिंदू सक्सेशन एक्ट भी देखें 1956, उसमें सेक्शन 6 में पहले भी ये इसलिए ही मना कुछ सोच समझ के किया गया था, क्योंकि लड़कियों को आज भी स्त्री धन माना जाता है। ये माना जाता है कि अगर उनकी शादी हो गई तो जितना ले जाती है वो अपने स्त्री धन में ही लेके जाती है, तो उसके अलावा शादी होने के बाद उनका कोई भी प्रॉपर्टी पे हिस्सा नहीं रहता। हालांकि अभी अमेंडमेंट के बाद जो विनीता शर्मा जी के केस के बाद में हुआ है तो उसके बाद मिलने लगी है, बट मेरे हिसाब से आज भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत लोगों को वो होता है, अब जैसे घर के पुत्र होते हैं, लड़के होते हैं, उन आज भी वो यही सोचते हैं कि आगे जाके प्रॉपर्टी हमारी है, इफ आप को पार्टनर उसमें भी देखते हैं तो। बट अब जब से लड़कियों का भी कर रखा है तो लड़कियों को मेरे हिसाब से कोई वो नहीं होती कि वो अपने पिता की संपत्ति में से मांगे, क्योंकि उनका घर परिवार ही अलग हो गया है, वो दूसरे वहां पे शादी हो चुके, तो उनके और ऊपर से लड़कियों, हमारी लॉ में भी अगर हम देखें तो लड़कियों को वैसे भी बहुत सारे फायदे दे रखे हैं सरकार ने हमारी, जिस चीज का लड़कियां गलत इस्तेमाल भी करती हैं। तो इसी चीज पे मैं अपनी चीज को कंक्लूड करना चाहूंगा कि मैं आज भी इस चीज के विपक्ष में हूँ कि लड़कियों को नहीं मिलना चाहिए प्रॉपर्टी, क्योंकि लोगों को प्रॉपर्टियों से बहुत वो होता है। being seen as a personal laws also, there are still many other states where still the property of is not given to any woman or something. Thank you. ओके अमोल, थैंक्स आपके डिबेट के लिए। अब मैं आनंदिता जी से पूछना चाहूंगी, क्या वो बोलने के लिए रेडी हैं अभी? यस मैम। ओके, आनंदिता जी हमारे सामने आज इस विषय के पक्ष में विचार प्रस्तुत करेंगी। आनंदिता जी, आपकी आवाज अच्छे से आ रही है, आप शुरू कर सकते हैं। जी मैम, आई एम आनंदिता किरण, LLB सेकेंड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम समस्तीपुर। ओके, आप स्टार्ट कर सकते हैं, या आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट 11/8/2020 को जजमेंट जो दिया है, मैं उसमें उसके पक्ष में हूँ।
ओके, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हमें आपकी आवाज आ रही है लगातार। विवाहित पुत्रियों को भी पूर्वजों की संपत्ति में बराबर का हिस्सा होना चाहिए पुत्रों के अनुसार, क्योंकि इससे पहले भी कानून जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट दिए थे 1956 में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में, उसमें ये नियम था जो सिर्फ पुत्रों को ही अधिकार था पूर्वजों की संपत्ति में। उसी को 2005 में संशोधन किया गया, जिसमें पुत्री को अधिकार दिया गया, लेकिन पिता के जीवित रहने तक ही। और 11/8/2020 को सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून बनाए हैं, जजमेंट दिए हैं, पुत्रियों को भी बराबर, उसमें ये धारा 6 में संशोधन किया है, जो पुत्रियों को भी जन्म से ही पुत्रियों को पुत्रों के बराबर पूर्वजों की संपत्ति में अधिकार दिया जाना चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं और केंद्र सरकार को भी इसकी स्वीकृति देनी चाहिए। माता पिता जब वृद्ध हो जाते हैं तो जब पुत्री भी बराबर संपत्ति में अधिकार लेगी तो उनकी सेवा, उनकी देखभाल करने में भी वो पूरा ध्यान देगी। तो इससे समाज पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए। इससे नारी शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में हम उसके पक्ष में हैं। पहले लोगों की धारणा थी जो पुत्रियां पराया धन होती है, वो शादी करके दूसरे घर चली जाएगी और सिर्फ पुत्रों के लिए ही संपत्ति बनाया जाए। अगर ये कानून केंद्र सरकार इसकी स्वीकृति दे देती है तो ये लड़का लड़की का भेद खत्म हो जाएगा। और मुझे लगता है जो समाज में इससे प्रेम बढ़ेगा, भाई बहन में प्रेम होगी, पुत्री को बोझ नहीं समझाया जाएगा, इससे समाज पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगी। ओके, आनंदिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बोलने के लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कुमार जाटव जी पक्ष में बोलने वाले हैं, जो क्या यहाँ पे मौजूद हैं? ओके, इसके बाद है हमारे पास अशोक कुमार जाटव जी मौजूद हैं क्या? ओके, नहीं। इसके बाद है हमारे पास आकांक्षा ओझा, जो विपक्ष में बोलने के लिए आने वाली हैं। आकांक्षा ओझा जी, क्या आप यहाँ पे प्रस्तुत हैं? जो भी नहीं बोल रहा है वो अपना माइक अभी म्यूट रख सकता है, जब आपका टर्न आएगा आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट विल मूव टू बजरंग इंदल, जो पक्ष से बोलने के लिए इंटरेस्टेड थे। बजरंग इंदल जी, क्या आप यहाँ पे प्रस्तुत हैं? मैं नाम बुलाती रहूंगी, जिसका भी अगर नाम मिस हो रहा है तो हम लास्ट में फिर उसको क्लब कर देंगे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। दीपा कुमारी जी पक्ष से, क्या आप यहाँ पे हैं? आप अपना माइक अनम्यूट, मुझे दिख रही हैं आपका नाम दीपा जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। माइक का बटन आपकी स्क्रीन पे आएगा एक, उससे। ओके, दीपा जी, क्या आप सुन सकती हैं? ओके, आई थिंक वो यहाँ पे हैं तो सही, पर वो शायद सुन नहीं पा रही हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं वापस। इसके बाद है हमारे पास जमाल खान जी, दीपक कुमार जी, आप में से कोई है यहाँ पे प्रस्तुत? जमाल खान जी, दीपक कुमार जी। ओके, कूल, आई कीप। ओके, इरशाद नागोरी जी। हाँ, मैं जिनका नाम बोल रही हूँ, जिनका मैंने अभी तक नाम बोला है, अगर उसमें से कोई है तो आप माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। नहीं तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं कुलदीप यादव जी की तरफ, जो विपक्ष में बोलना चाहते हैं। कुलदीप जी, आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं।
कुलदीप जी ने अभी माइक अनम्यूट किया था, बट ऑल राइट, मे बी ही इज टेम्पररीली ड्रॉप्ड ऑफ फ्रॉम द कॉल टीम्स। ओके, नेक्स्ट इज जगतर सिंह जी और स्वर्णिका अग्रवाल जी। आप दोनों में से कोई प्रस्तुत है यहाँ पे? स्वर्णिका अग्रवाल जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं। ओके, स्वर्णिका अग्रवाल जी हैं, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं स्वर्णिका जी। आपको माइक का बटन दिखेगा स्क्रीन पे, उससे अनम्यूट हो जाएगा। हेलो हेलो, यस यस मेरी यस, आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। आवाज आ रही है? यस, आप स्वर्णिका जी पक्ष में बोल रही हैं। मेरा नाम स्वर्णिका। हाँ, आप शुरू कर सकते हैं। हाँ, विषय के पक्ष में अपने विचार रखती है। मेरा विचार में स्वर्णिका अग्रवाल इस विवाह ये पुत्रियों का विवाहित पुत्रियों का पिता की पूर्वजों की संपत्ति पे अधिकार ये हमारी सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करेगा। इस विषय के पक्ष में अपने विचार रखना चाह रही हूँ। देखिए, मैं इस विषय पे अपने 3 तर्क देना चाहूंगी। मेरा पहला तर्क है कि मैं इसमें कानून के नजरिए से बात नहीं करूंगी। कानून ने तो अपना फैसला दे दिया है, कानून ने तो अपना फैसला दे दिया है। मैं इस समाज पे इसके बारे में बात करना चाहूंगी। हम सब जानते हैं कि आज जितने भी लड़कियों के साथ घरेलू हिंसा के केस होते हैं, वे कहीं ना कहीं दहेज को लेके होते हैं। दहेज उसके पीछे कारण होता है। तो क्या आज कानून ने एक हथियार नहीं दे दिया उसके ससुराल वालों को इस चीज को उसे फोर्स करने के लिए कि जा जा अपने पिता की संपत्ति में हक मांग? क्या वह उस पुत्री की स्थिति में मैं अपने आप को खड़ा करके देखूं तो मैं तो दोनों तरफ से हारी, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। अगर मैं पिता की संपत्ति में अधिकार मांगती हूँ तो मैं अपने पिता का प्रेम, अपने भाइयों का प्रेम भी खो देती हूँ। अगर नहीं मांगती तो पति से प्रताड़ित होती हूँ, और अगर मांगती हूँ तो पति तब भी मेरा नहीं है और मैं पिता का प्रेम और भाइयों का प्रेम भी खो देती हूँ। तो मेरे हिसाब से यह कानून अधिकार एक प्रकार से एक वेपन दे दिया है उसके ससुराल वालों के हाथ में कि अब तो तुम कानूनी तौर से हक उसकी संपत्ति में मांग सकते हो। तो यह मेरे हिसाब से सामाजिक में स्थित लड़कियों की स्थिति को और बुरा करेगा, ना कि उनको सुधारेगा। तो दूसरा मेरा पक्ष ये है कि आज तक कोर्ट में जाते थे भाइयों और भाइयों की लड़ाइयों के, आज कोर्ट में केस जाएंगे भाई और बहन के भी। जो एक रिश्ता भाई बहनों का, जो एक रिश्ता, जो एक प्यार का रिश्ता होता था, एक बड़ा ही सुंदर रिश्ता होता था, आज कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में भी संपत्ति को लेकर विवाद उत्पन्न होंगे ही होंगे। रक्षाबंधन का वह त्योहार जहां भाई वचन देता था बहन को रक्षा करूंगा, और बहन वचन लेती थी भाई से राखी बांधते हुए कि तू रक्षा करेगा, आज वह दोनों उस रिश्ते को में ले जाके खड़ा कर देंगे केवल और केवल संपत्ति के लिए। तो कहीं ना कहीं यह अधिकार जो है इसने भाई बहनों के बीच में भी एक संपत्ति को लाके खड़ा कर दिया है। जो आज तक भाइयों के बीच में लड़ाई होती थी, आज वह लड़ाई कहीं ना कहीं भाई और बहनों के बीच में भी हुआ करेगी। ये बिल्कुल हमारे सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करेगा। हमारे हिंदू समाज में जब लड़की का विवाह हो जाता है तो लड़की पुत्री का एक प्रकार से कन्यादान कर देता है। वह उस पर अपने सारे अधिकार, अपनी सारी लाइबिलिटी एक सामने वाले को दे देता है। वह पुत्री जो शादी से पहले अपने सेवा भाव, अपनी अगर वह वर्किंग है तो अपने परिवार वालों के साथ, अपने माता पिता के साथ शेयर करती, वह कमाई अब अपने पति और ससुराल वालों के लिए करेगी। पिता को अगर अपनी पुत्री के बाद बुलाना भी होता है ना, तो वह उसके ससुराल वालों से इजाजत ले। उसका हक नहीं रहता अपनी पत्नी पर। तो क्या उस पुत्री को उसके पिता की संपत्ति में हक देना जायज है? बिल्कुल जायज नहीं है। इतिहास गवाह है कि बेटियां तो बहुएं तो फिर भी बेटियां बन जाती हैं, मगर दामाद कभी बेटे नहीं बन पाते। हक कहीं ना कहीं स्त्री के उस बेटी स्वरूप को भी प्रभावित करेगा, उस बहू के स्वरूप को भी प्रभावित करेगा। रिश्तों में एक प्रकार से दौलत का लालच को उत्पन्न करेगा। अपने आप को उस स्थिति में खड़ा पाते हुए जब देखती हूँ तो मुझे उन स्त्रियों की दयनीय दशा पे रोना वह आता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यह हमारे समाज में स्त्रियों की स्थिति को कहीं और गिरा ना दे। पिता के लिए पुत्रों से बढ़कर होती हैं, बराबरी कर मैं कहूंगी कि बराबर नहीं होते पुत्र पुत्रियां। पुत्र हमेशा नीचे रहता है, पुत्रियों का प्रेम पुत्र से ज्यादा होता है अपने माता पिता के प्रति, और माता पिता
भाग भी अपनी पुत्रियों के अंदर पुत्र से ज्यादा होता है। इसके पति का हकीम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पिता चाहता है कि वह अपनी पुत्री, जब विवाह के बाद पुत्री घर आती है ना, तो पिता ये नहीं देखता कि कल उसके पास खाने के लिए, वह चाहता है कि बेटी को इतना दे उसके पास कोई गुंजा वो किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, या उसके ससुराल वालों को किसी प्रकार का ताना ना मारे। वह अपनी जान भी रख देता है। लेकिन इस बीच में संपत्ति का देना कहीं ना कहीं उस पिता के उस प्रेम पर मार्क खड़ा कर दिया है कि क्या वह पिता अपनी पुत्री के प्रति उसके अधिकारों को नहीं निभा नहीं पाता, या वह उसका स्नेह कर नहीं पाता। मेरे हिसाब से यह स्त्रियों की स्थिति को थोड़ा नहीं बहुत हद तक प्रभावित करेगा और इस तरीके करेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ हाँ, स्वर्णिका जी ने अभी अभी बोला, स्वर्णिका जी आपने बहुत अच्छा बोला। अब अगले हमारे बीच में है जगतार जी, ज्वाइन कर चुके हैं। जगतार जी आप बोलने के लिए तैयार हैं? माइक आप, हाँ जी मैडम। ओके। हेलो जी ओके, जगतार जी हमारे हेलो। बीच हैं जो पक्ष में हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है जगतार जी। जगतार जी हमारे बीच हैं जो कि पक्ष में बोलना चाहेंगे। तो जगतार जी आपकी आवाज आ रही है, आप शुरू कर सकते हैं। आवाज सही नहीं आ रही, होल्ड रखो। ओके, लेट्स गिव हिम अ मिनट। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। हेलो। हाँ जी मैडम। ओके, आप स्टार्ट कर सकते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक्चुअली मैडम ये मैं कहना चाहता हूँ, ये जो आप बता रहे थे पुत्रियों का मतलब कि संपत्ति में बराबर का अधिकार होना चाहिए, इसके मैं पक्ष में हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि हमारे संविधान में कहा कि सभी एक हैं, के लिए कहा गया भी सभी को बराबर है, कोई नारी और पुरुष में कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार जो है उसको उसी के अंतर्गत ही लड़कियों को प्रॉपर्टी में बराबर अधिकार देना चाहिए, ताकि वो उनमें किसी तरह की हीन भावना ना पैदा हो, और वो मतलब कि उसमें उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा इससे, ताकि वो आगे चल के अपने परिवार का अंदर कोई भी अगर लड़की पैदा होती है या तो कुछ भी पैदा होता है आगे, तो उनको भी उनके आगे जो आगे वंश जो होगा ना उनमें मतलब कि एकता रहेगी सारों में, मतलब कि इसमें कोई वो नहीं होगा। लेकिन ये है ना जो पहले था जो हमारा हिंदू सेक्शन एक्ट 1956, और पहले तो इसमें जो था कि लड़कियों को अधिकार नहीं था। अमेंडमेंट हुई है 2005। हाँ जगतार जी, आपकी आवाज आनी बंद हो गई है। ओके, इट सीम्स दैट जगतार जी का कनेक्शन लॉस्ट हो गया है, इसलिए आवाज नहीं आ रही है। लेट्स वेट फॉर अ फ्यू सेकंड्स, अदरवाइज विल मूव ऑन। ओके, उनका कनेक्शन चला गया है, तो हम कंटिन्यू करते हैं अब आगे के लोगों से। जोगिंदर जी, चंद्रभूषण शांडिल्य जी, आप में से कोई यहाँ पर है? अगर इस वक्त नहीं है तो हम एंड में क्लब कर देंगे। ओके। ओके, यहाँ से मूव ऑन करते हैं। माही वर्मा जी, आप यहाँ पे हैं?
माही वर्मा जी। ओके, इसके बाद है हमारे पास खुशी गुप्ता जी, आप यहाँ पे हैं? माही वर्मा जी, खुशी गुप्ता जी, ऑल राइट। कृष्ण गोपाल जी, आप यहाँ पे हैं? यस मैम। ओके, हेलो कृष्ण गोपाल जी, जी आपकी आवाज आ रही है, आप पक्ष में बोल रहे हैं, आप शुरू जी। कर सकते हैं। हेलो एवरीवन। मैम जो भी है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, जैसा कि आप सभी को पता है महिलाओं पर देखा जाए तो काफ़ी बार अत्याचार और पारिवारिक शोषण से गुजरना पड़ता है, जैसे कि दहेज के लिए प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, उनके प्रति हिंसा बढ़ती जाती है। जो महिलाएं जागरूक नहीं होती हैं, जो महिलाएं अपने प्रति हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाती हैं, उन महिलाओं के साथ किए जाने वाले अपराध और दुर्व्यवहार को देखकर ऐसा लगता है कि पुत्री विवाह के बाद यदि अपनी स्वेच्छा से संपत्ति नहीं लेना चाहती है, अपना बराबर का हिस्सा नहीं लेना चाहती है, तो उसके ससुराल पक्ष की तरफ से दबाव बनाया जाने लगता है। जैसे कि दहेज के लिए प्रताड़ना दी जाती है, उसी प्रकार ससुराल पक्ष की तरफ से दबाव दिया जा सकता है। जबरन पुत्री के पूर्वजों की संपत्ति में से हिस्सा लेने के लिए जोर डाला जा सकता है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में यह भी संशोधन किया गया है कि यदि पुत्री बराबर का हिस्सा संपत्ति में से लेती है, तो उस पुत्री का दायित्व है कि वह माता पिता का दायित्व भी थोड़ा बहुत उठाए, उनका दायित्व भी बराबर का उठाया जाए। विवाहित पुत्री किसी न किसी दबाव में आकर असमर्थ पाएगी, इसलिए विवाहित पुत्रियां जो भी जागरूक नहीं है, वह अपने पारिवारिक प्रताड़ना से गुजर रही हैं, उनके कारण यह सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करेगा। मैम इतना ही था। ओके, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने बहुत अच्छा बोला कृष्ण गोपाल जी। अब नेक्स्ट थैंक यू मैम। हमारे पास है प्रवीण प्रकाश सूर्यवंशी जी, जो विपक्ष की तरफ से हैं। प्रवीण जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्कार सभी को। जी आपकी आवाज आ रही है, आप शुरू कर सकते हैं। पुणे से बात कर रहा हूँ। मैं विपक्ष से बात करना चाहता हूँ। 9 सितंबर 2005 में जो अमेंडमेंट हो गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो किया है बदलाव कुछ लॉ में, तो इसका कोई तो मिसयूज हो रहा है। कई महिला जो है समाज में, तो इसका कुछ वापर खाली वो प्रॉपर्टी के लिए जो फादर की उनकी प्रॉपर्टी रहती है कि वो मिलनी चाहिए, उनका जो एम है। तो मुझे क्या लगता है, अपने हिंदू धर्म में जो स्त्री को बहुत सम्मान मिलता है, और जो अपना रिलेशन रहता है भाई बहन का, तो किसी भी बहन ने भाई को कोर्ट में बुलाना मत, क्योंकि उसका जो रिलेशन है भाई बहन का, इससे कोई तो ये होता है कि लगता है कि ये जो रिलेशन है कुछ तो समाज में बताया जा रहा है कि वो रिलेशन वहाँ पे स्टॉप हो रहा है। तो मेरा ऐसा ही मानना है कि जो लड़कियां और लड़कों में जो इक्वल लॉज है, तो लड़कियों को लगता है ना, मेरे मेरे भी हिस्सा होना चाहिए मेरे फादर के प्रॉपर्टी में, तो सही बात है। लेकिन जो लड़के लोग का जो वो कमाते हैं, वो करते हैं, तो उनके साथ भी उनका थोड़ा सा सपोर्ट रहना चाहिए। जो वो भी कुछ तो करने लगे तो दोनों लेकर वो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। इतना बोलना चाहता था। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ललित कुमार जी, दीप चंद्र वर्मा जी, आप यहाँ पे हैं? आप में से कोई? ललित कुमार जी या दीप चंद्र वर्मा जी? ओके। इसके बाद है अजय मिश्रा जी, क्या आप यहाँ पे हैं? अजय मिश्रा जी, अजय मिश्रा जी। हेलो मैम। हैं? ओके, हेलो। जी आपकी आवाज आ रही है। जी आपकी आवाज आ रही है, आप अपना इंट्रोडक्शन देके और शुरू कर सकते हैं।
happened? मेरी स्क्रीन पे तो नहीं, नहीं अब नहीं आ रही आवाज। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट, लेट्स मूव ऑन देन। हो जाए मैं करे का डिटेल्स सब ले लेता था, फोटो ले लेता था, मान लो पूर्वज है। चलो ओके, someone's mic unmuted. ओके, मीनाक्षी कुमारी जी, मीनाक्षी धाकाड़े जी, आप में से कोई है यहाँ पे? यस मैम, आई एम हियर। हेलो। ओके ओके मीनाक्षी जी, आपका पूरा नाम आप एक बार वापस बोल दीजिएगा जजेस के लिए, और आप शुरू कर सकते हैं। आपके पास आ जाए। Hello everyone, hello madam and sir. Myself Meenakshi Dhakate. Today's debate on विवाहित पुत्रियों को पूर्वजों की संपत्ति में बराबर हिस्सा सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करेगा? मेरे हिसाब से नहीं करेगा। अब थोड़ा विस्तार से लेते हैं। पैतृक संपत्ति में महिलाओं का जो अधिकार है, ये एक ऐसा सवाल है जिससे ज्यादातर महिला जूझ रही है, क्योंकि भारत में महिलाओं को पिता की संपत्ति में अधिकार की मांग करना यानी एक लंबी सामाजिक जंग को जीतना पड़ता है। महिलाएं जब भी अपने रिश्तों को इस ताक पे रख के अगर पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग करती है, तो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कायम 2005 में कई महिलाओं के सामने अड़चन पैदा किया करती थी। ये पुराना ये हो गया। तो वजह ये थी कि कानून पास होने के बाद कई स्तर पे ये सवाल खड़ा हुआ कि कानून ये रेस्ट्रोस्पेक्टिवली यानी बीते हुए समय में लागू होगा या नहीं होगा, यानी क्या इस कानून में तहत जो महिलाएं पैतृक संपत्ति की मांग कर सकती है जिनके पिता कानून संशोधन के वक्त जिंदा थे या नहीं रहे, और अभिव्यक्ति मीन्स वेट, इस वजह से जो 15 सालों में महिलाओं की एक बड़ी संख्या पैतृक संपत्ति में अपना अधिकार मांगने से वंचित रह गई। कई महिलाएं कोर्ट पहुंची लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। एक केस था दनम्मा वर्सेस अमर। इस कोर्ट में महिलाओं के हक में फैसला दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा ने यह कहा है कि एक हिंदू महिला को पैतृक संपत्ति में संयुक्त उत्तराधिकारी होने का अधिकार जन्म से मिलता है। कोर्ट ने यह भी इस पे शर्त लागू की कि 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन के वक्त अधिकार मांगने वाली महिला के पिता जीवित थे या नहीं। ये फैसला संयुक्त परिवार के साथ साथ बाकी समाज समुदाय पर भी लागू होगा। इस फैसले के तहत जो महिलाएं अपने पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार की मांग कर सकती है, साल 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन करके एक व्यवस्था की गई है कि महिलाओं को पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन जब महिलाओं के अधिकारों की मांग की गई तो ये मामले कोर्ट तक पहुंचे, और कोर्ट पहुंचकर भी महिलाओं के हक में फैसले नहीं हुए। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से इस मसले पर फैसले दिए गए और इन फैसलों में काफी विरोधाभास नहीं हुए। तो साल 2015 में और एक केस आया था, प्रकाश वर्सेस फुलवती। इस केस में जो दो जजों का बेंच था, उसने स्पष्ट तरीके से बोल दिया था कि पिता की मौत हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कायम के 9 सितंबर 2005 को पास होने से पहले हो गई तो बेटी को पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बाद 2018 में एक केस था दनम्मा वर्सेस अमर। इसमें भी 2 जजों के बेंच ने फैसलों में कहा कि भले ही पिता की मौत कानून लागू होने के पहले ही हुई हो या फिर लागू होने के बाद हुई हो, तब भी बेटी का पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। एक केस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह कहा गया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और 2005 में जो संशोधन कर बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर का हक देने की जो व्यवस्था की गई है, वह उन बेटियों पर भी लागू होते हैं जिनका जन्म 2005 से पहले हुआ है। हेलो मीनाक्षी जी, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा ने हिंदू उत्तराधिकार कानून में 2005 में किए गए संशोधन में यही कहा है, बेटों की तरह बेटियों को भी बराबर के अधिकार देने चाहिए। बेटी अपने पिता की संपत्ति में बराबर हकदार बनी रहती है, भले ही उसके पिता उस वक्त जीवित हो या ना हो। और एक सिंपल थिंग है, जब भी लड़कियों की शादी होती है वो ससुराल जाती है, अगर ससुराल में उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो डायरेक्ट पति बोलता है जा अपने माँ बाप के घर पे। जब माँ बाप बेटियों की शादी करते हो बोलते बेटा ये तेरा घर नहीं है, तेरा घर वो है। तो इसमें ऐसा है कि जो भी अमेंडमेंट आते हैं
जितने भी लॉ में अमेंडमेंट आते हैं वो सब सामाजिक व्यवस्था सुधारने के लिए आते हैं। इससे क्या होगा, एक जो वुमेन्स के जो अधिकार है उससे वो उसको स्टेबिलिटी मिलेंगी, उसको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि यार मीन्स मैं भी कुछ हूँ, मीन्स मेरा भी हक है, मैं कुछ कम नहीं हूँ। मीन्स पुत्र और पुत्रियों को दोनों समान अधिकार होना चाहिए। अगर जिनको 2 ही लड़कियां है, अगर जिनको पुत्र ही नहीं है, उस केस में क्या करेंगे? माता पिता नहीं देंगे अपने लड़कियों को हक? ऐसा नहीं होता है ना। इसलिए जितने भी विवाह पुत्रियां है उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो अपने माँ बाप के जायदाद में जो भी है तो बराबर का हक मिले। दैट्स इट, माय ओपिनियन इज इट्स अ फेवरिंग। ओके ओके मीनाक्षी जी, बहुत बहुत बढ़िया बोला आपने भी। अब हम आगे बढ़ते हैं। चिंटू कुमार जी, आप अवेलेबल हैं? चिंटू कुमार जी, आप अवेलेबल हैं? यस मैम। ओके चिंटू जी, आप विपक्ष में बोल रहे हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। विवाहित पुत्रियों को पूर्वजों की संपत्ति में अधिकार मिलने से हमारी सामाजिक व्यवस्था में प्रभावित नहीं होगी, इस विषय पर मैं बोलना चाहूँ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 2020 के फैसले के अनुसार से विवाहित पुत्रियों को भी पूर्वजों की संपत्ति में अधिकार मिलना जा रहा है, जो कि हमारे हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा ही मिल चुका है, लेकिन कुछ हाई कोर्ट और फैसलों के कारण अभी तक मिल रहा है। हमारे इस क्या हुआ चिंटू जी? अभी ओके, रिपीट कर ले पुरानी। ओके लेट्स सी, आई थिंक उनका कनेक्शन प्रॉब्लम आ गया है। अभी सौरभ जी ने पूछा कि क्रम से हो रहे हैं या नहीं। वो क्रम से ही रहे हैं, बट जब भी अगर हमें लग रहा है कि कोई अवेलेबल नहीं है तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जिनका भी नंबर रह गया है उनका हम एक बार एंड में वापस से शुरू कर देंगे। जगतार जी भी एंड में वापस बोल सकते हैं। पहले हम आगे बढ़ते हैं। ओके, रितेश भाबर जी क्या यहाँ पे हैं? रितेश भाबर जी, ओके। इसके बाद हैं प्रशांत कुमार साहू जी। इसके बाद हमारे पास हैं एकता मिश्रा जी। यदि आप में से कोई है तो आप माइक अनम्यूट करके हमें बता सकते हैं। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, रिस्पेक्टेड सर एंड रिस्पेक्टेड मैम। मैम आवाज आ रही है? जी एकता जी, आपकी आवाज आ रही है। एकता जी आज पक्ष में बोल रही हैं। एकता जी आप स्टार्ट कर सकती हैं, आपकी आवाज अच्छे से आ रही है। ओके। पूर्वजों की संपत्ति में विवाहित पुत्रियों को हिस्सा हो जाने से उन पुत्रियों को इनका किन्हीं कारणों की वजह से वैवाहिक जीवन सफल नहीं हो पाता है, जैसे पति की मृत्यु हो जाने पर या तलाक हो जाने पर या अन्य कारण से। उनका तथा उनके यदि बच्चे हैं तो जीवन यापन आसानी से हो जाएगा तथा उन्हें अपने बच्चों का भविष्य बनाने में बहुत मदद मिलेगी। जिन दंपतियों के केवल लड़कियां हैं, लड़के नहीं हैं, तब पुत्रियों की शादी के बाद उनके अपने भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। यदि उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाने पर दूसरे की देखभाल के लिए कोई तैयार नहीं होता है, और यदि परिवार वाले देखभाल करते भी हैं तो केवल संपत्ति के लिए, और किसी भी प्रकार से संपत्ति ले लेने के बाद वृद्ध या वृद्धा को अपने हाल पर जीने के लिए छोड़ देते हैं। इस अधिनियम के पारित हो जाने से संपत्ति का अधिकार मिलता है
तो साथ में बूढ़े माँ बाप की सेवा का कर्तव्य भी जुड़ जाता है, जिससे नए वृद्धाश्रम की आवश्यकता भी कम होगी, क्योंकि बेटियां हमेशा बेटियां बनी रहती हैं और अपना फर्ज बखूबी निभाती हैं। साथ ही बेटियों को बेटों के बराबर अधिकार मिलने से सामाजिक सोच में भी बड़ा बदलाव आएगा, जिससे दहेज हत्या, कन्या भ्रूण हत्या तथा दहेज प्रथा और बुढ़ापे में देखभाल जैसी समस्याएं स्वतः कम हो जाएंगी। देश की शीर्ष अदालतों ने एक हालिया फैसले में साफ कर दिया कि पैतृक संपत्ति में बेटी बराबर की हकदार है, वह चाहे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन से पहले पैदा हुई हो अथवा बाद में, उसे बराबरी के हक से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के किन्हीं 2 फैसलों में विरोधाभास था। इसलिए कानूनी व्यवस्था तय करने के लिए मामला 3 न्यायाधीशों को भेजा गया था। 3 न्यायाधीशों ने यह व्यवस्था देखकर स्थिति साफ कर दी। अदालत ने यह भी कहा कि बेटियां हमेशा बेटियां ही रहती हैं, लेकिन बेटे तब तक बेटे रहते हैं जब तक उन्हें पत्नी न मिल जाए। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि बेटियों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का यह कथन समाज में हर घर परिवार तक पहुंचे। धन्यवाद। धन्यवाद एकता जी। अब इसके बाद हमारे पास है प्रियंका गुर्जर जी। प्रियंका गुर्जर जी, आप अवेलेबल हैं? ओके, इसके बाद है सौरभ मिश्रा जी। सौरभ मिश्रा जी, क्या आप अवेलेबल हैं? यस मैम, मैं उपलब्ध हूँ। ओके, आप ओके सौरभ मिश्रा जी आज विपक्ष में बोल रहे हैं। आपकी आवाज क्लियर है, आप शुरू कर सकते हैं। जी, मैं सौरभ मिश्रा हमीरपुर जनपद के इसौली ग्राम से हूँ, उत्तर प्रदेश में। मैम, आज का जो टॉपिक है विवाहित पुत्रियों को पूर्वजों की संपत्ति में बराबर का हिस्सा हमारी सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा, और हमें विपक्ष में बोलना है। इसका मतलब हमारा मत ये है कि प्रभावित नहीं करेगा, हमें अपना पक्ष इस प्रकार से प्रबल करना है। तो मैम, सबसे पहले मैं ले चलता हूँ हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में जो संशोधन हुए हैं। सबसे पहले मैम, अधिनियम का अध्ययनद्रोही प्रभाव जो धारा 4 बताता है, हिंदू विधि का कोई ऐसा शास्त्र वाक्य नियम या निर्वचन या उस विधि का भाग रूप कोई भी रूढ़ि प्रथा जो इस अधिनियम के प्रारंभ के अध्यावहित पूर्व या प्रवृत्त रही हो, ऐसे किसी भी विषय के बारे में इस अधिनियम के उपबंध में किया गया है, इस अधिनियम के लागू होने के बाद वो प्रभावहीन हो जाएगी। तो सबसे पहली बात, जो वैधानिक रूप से भारतीय विधि के अनुसार जो हम ये बात कहें कि हमारी सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करेगी, चूंकि विधि लागू हो चुकी है तो हमें पहले से ही मान लेना चाहिए कि अब जो है हमें इसके अनुसार ढलना होगा। मैम, अधिनियम की धारा 5 में जो है कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं जो जनजातियों में लागू नहीं होते। केरल है, केरल की कुछ जनजातियां थी, और आपका खासी जैतनिया है, मेघालय की गारो है। मैम, अब हम इस विषय पर ले जाते हैं। सबसे पहले अनंता किरण जी और अमनदीप कौर जी ने इस विषय में कहा था कि 9 सितंबर 2005 के पहले यदि पिता की मृत्यु हो जाती है तो लागू नहीं होगा उस पर इस अधिनियम का प्रभाव। लेकिन मैम, सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले रहे, जैसे प्रकाश बनाम फूलमती और दनाम्मा उर्फ सुमनपुर बनाम अमन में 2018 में कई चीजें ऐसी थी जो एक दूसरे के विपरीत थी, कानून में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा था। तो अभी हाल ही में 11 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कानून लागू होने के पहले या लागू होने 9 सितंबर 2005 के पहले पैदा हुई बेटी का संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकती है, जायज है, लेकिन एक शर्त लगा दी उस पर। वह संपत्ति 20 दिसंबर 2005 के पहले किसी कानूनी बंध पत्र के द्वारा, बिक्री या वसीयत द्वारा किसी भी प्रकार से समाप्त ना कर दी गई हो। इसमें जो है तो संशोधित कानून लागू होने की तिथि को पिता का जीवित होना कोई जरूरी नहीं है। मैम, कुछ लोगों ने ये कहा, जैसे अनुराग जी ने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी की थी, साक्षी जी ने, विधायक जी की पुत्री थी, तो उनकी शादी तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई थी। खैर, मैं विरोधाभास नहीं पैदा कर रहा। तो जैसे सामाजिक व्यवस्था की बात होती है कि जहां पुत्री की शादी की गई है उसके ससुराल वाले संपत्ति में हिस्सा लेने
पुत्री के मायके आ जाएंगे। तो ऐसा मैंने एक सर्वे किया अपने आसपास के क्षेत्रों में, मेरा गांव और आसपास के 3 गांव मिला के 4 गांव में मैंने सर्वे किया मैम। 200 लोगों की संपत्ति में 200 लोगों की जो मृत्यु हुई 200 व्यक्तियों की, उनमें से मैम मात्र 3 महिलाओं ने, 3 पुत्रियों ने प्रॉपर्टी में हिस्सा लिया। वो इसलिए लिया क्योंकि उनके भाई और उनकी भाभी का व्यवहार ठीक नहीं था। तो मैम पुत्री बहुत ही उदार व्यक्तित्व की होती है, या कहें एक महिला भी उदार व्यक्तित्व की होती है, त्याग की प्रतिमूर्ति होती है। तो कहीं से भी इस सामाजिक व्यवस्था में वो दखलंदाजी नहीं कर रही है। लेकिन जो इसका पात्र है, एक पुत्री का अधिकार है कि वह अपने पिता के घर आने जाने के लिए हर समय पर बुलाई जाए। मेरा हर समय का आशय मेरा त्योहार और उचित समय पर है। यदि उसको वह जो अधिकार है वो नैतिक अधिकार नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल वो अपनी संपत्ति का हिस्सा मांग सकती है। ये कानूनी अधिकार है उसका। उसकी उदारता है वो छोड़ देती है। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसका उत्तराधिकार पत्र कलेक्ट्रेट से बनता है, इसके बाद राजस्व विभाग के अधिकारी सामने बुलाकर पूछते हैं पुत्री से कि क्या आपको संपत्ति में हिस्सा चाहिए। जिसकी इच्छा नहीं है तो वो साफ साफ बोल देती है मुझे नहीं चाहिए। वो ऐसा कर ही नहीं सकती यदि उसको उसके हिस्से का प्यार और उसके हिस्से के अधिकार मिले रहे। बात रही दूसरी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 प्रारंभ से ही जो परिवार मिताक्षरा विधि से शासित रहे हैं, वहां पर यह जो है विधि लागू होती है। अमोल चौधरी जी ने कहा था कि बेटियों को अधिकार इसलिए नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है। तो इसमें ऐसा भी प्रावधान रखना चाहिए कि शादी हो गई है और शादी होने के बाद यदि ससुराल वाले दबाव डाल रहे हैं कि आप बहू के ऊपर की जाओ और पिता की संपत्ति पर हिस्सा मांगो, तो इस पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। यदि बहू या पुत्री नहीं चाहती कि मुझे पिता की संपत्ति में हिस्सा लेना है, तो परिवार ससुराल के कोई भी सदस्य उस पर दबाव ना डालें। दूसरा एक संशोधन आवश्यक है, पुत्री पर भी वृद्धावस्था का उत्तरदायित्व डालना चाहिए। पिता के वृद्धावस्था का उत्तरदायित्व पुत्री पर भी डालना चाहिए कानून बनाकर। अभी ऐसा कोई व्यवहारिकता में ऐसा कोई नियम लागू नहीं है जो हमारा समाज स्वीकार कर पा रहा हो। मूलभूत सुधारों के साथ इसको डालना चाहिए। और मैम दूसरी चीज इसमें व्यवस्था परिवर्तन प्रभावित की थी। हमारे जो रीतियां हैं, रीतियों पर प्रभाव डालने की बात थी। तो चूंकि रीतियां परिवर्तनशील होनी चाहिए, जो उचित रीतियां हैं उनको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, भले ही प्रभाव डाल रही हैं, लेकिन यदि वो उचित है तो हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। हमें बिल्कुल भी उस पर आने की आवश्यकता नहीं है। जैसे भी केरल में नायर मात्र सत्तात्मक परिवार था, वहां पर पूरी प्रॉपर्टी जो थी तो वो पुत्रियों के हिस्से दी जाती थी, लेकिन 1925 में कानून बनाया गया, उसके द्वारा जो है उसे समाप्त कर दिया गया। वैसे ही अभी मात्र सत्तात्मक परिवार मेघालय में चल रहा है। गारो जनजाति है, शायद 25 से 30% हिस्सा है वहां की जनसंख्या का, चल रहा है। वहां पर विरोधाभास होने लगा। वहां के युवा हैं जो उस जनजाति के, वो विरोध कर रहे हैं देश के अन्य हिस्सों की स्थितियां देखकर। और इसी प्रकार से यदि हम इनके बैकफुट की बात करें, सौरभ जी आप जल्दी कंक्लूड कीजिए, टाइम इज रनिंग आउट आपका। जी मैम, जी मुझे सिर्फ आप जल्दी कंक्लूजन अवसर दिया जाए। मैम एडवोकेट स्वर्णिका अग्रवाल जी ने कहा था कि बहन और भाई के मुकदमे कोर्ट में जाएंगे। बस इस विषय पर मैं बोलकर और अपनी बात समाप्त करूंगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि पुत्रियां या बेटियां बहुत ही उदार मानसिकता की होती हैं। उनके अंदर यदि कोई ऐसी मजबूरी या दबाव नहीं है तो ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन साथ में एक संशोधन जरूरी है। यदि जबरदस्ती दबाव बनाया जाए पुत्री के ऊपर और रेवेन्यू ऑफिसर्स को ऐसा लगे, इसके लिए कमीशन बैठाया जाए, यदि दोषी पाए जाते हैं तो उसके लिए दंड का भी प्रावधान इस पे किया जाए। दैट्स ऑल मैम। ओके, धन्यवाद।
आपने बहुत अच्छा बोला। इसके बाद आगे हमारे पास हैं राकेश कुमार जी। क्या आप यहाँ पे हैं? जो पक्ष से बोलने वाले हैं, राकेश कुमार जी। यस मैम, यस मैम। ओके राकेश कुमार जी, आपकी आवाज आ रही है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। सभी को नमस्ते। और मैं जो बेटियां का हिस्सा है पिता की संपत्ति में मिलना चाहिए, इसके पक्ष में बोल रहा हूँ। तो जैसा कि अभी सौरभ मिश्रा जी ने बताया था कि पिता की वृद्ध अवस्था में भी पुत्रियों को यह एक कानून लाया जाए कि उन पर उनकी देखभाल के लिए जिस प्रकार से संपत्ति में हिस्सा है उसी प्रकार से उनको देखभाल करने के लिए भी बाध्य किया जाए। ये एक कानून में लाया जाए। और इससे पहले जो अमूल चौधरी जी ने बताया था कि बेटियां ससुराल चली जाती हैं, वहां संपत्ति चली जाती है, तो इस तरह से उस संपत्ति में उनको ज्यादा अधिक हो जाती है, तो इससे मनमुटाव पैदा हो जाता है। और हमारे समाज में भारतीय विधि अधिनियम 1956 की जो कुरीतियां थी उनको 9 सितंबर 2005 में जो संशोधन किया गया था कि 2005 से पहले यदि किसी पिता की मृत्यु नहीं होती है और विवाहित पुत्रियां होती हैं तो उनको संपत्ति बराबर में हिस्सेदारी होगी। लेकिन 2005 से पहले उनके पिता की मृत्यु हो चुकी हो। इसमें 11 अगस्त 2020 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है, ये बहुत सराहनीय किया है। इसमें कुछ प्रकाश बनाम फूलमती 2015 में सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस अनिल आर दुबे और जस्टिस A.K. गोयल जी ने संशोधन के तहत अधिकार जीवित सहदेव की बेटियां पर 9 सितंबर 2005 के लिए लागू होते ही भले ऐसी बेटियां पैदा न हुई हो, यह माना गया था कि संशोधन प्रावधान में पूर्वव्यापी प्रभाव देने के लिए न तो यह कोई प्रावधान स्पष्ट है और न ही उस प्रभाव के लिए कोई इरादा। हमारे समाज में कुछ कुरीतियां हैं, जैसे दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, कन्याओं का भ्रूण हत्या। इसमें भी जब स्त्रियों को संपत्ति का पिता की संपत्ति का बराबर का हिस्सा होगा तो उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। और ऐसे ही 2018 में दामन्ना बनाम सुमन सूरजपुर बनाम अमर सिंह, जस्टिस A.K. सीकरी, जस्टिस अशोक कुमार भूषण की पीठ ने माना कि 2001 में मरने वाले पिता की हिस्सेदारी उनकी बेटियों में विभाजित की जाए। तो इस तरह के जो फैसलों से निष्कर्ष निकालते हुए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने 2020 में जो फैसला दिया है कि पिता की संपत्ति में पुत्रों की भागीदारी होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। इससे महिला सशक्तिकरण होगा, महिलाओं का शोषण नहीं होगा। बहुत कम अधिकांश ये जो केस आते हैं, अभी सारिका अग्रवाल जी जो थी उन्होंने कहा था कि घरेलू हिंसा होगी, ससुराल में भाई बहन कोर्ट में खड़े होंगे। तो ऐसा तो भाई भाई भी करते हैं, तो वो भी संपत्ति के लिए कोर्ट में खड़े होते हैं, कोर्ट में याचिका दायर करते हैं। तो यदि भाई बहन का मान सम्मान नहीं करेगा तो बहन को मजबूरी होते हुए अपने अधिकार के लिए कोर्ट जाए तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह सौरभ मिश्रा जी ने जो बताया था कि बेटियां जो होती हैं उदार हृदय वाली होती हैं, उनमें इस तरह का जब पानी सर से ऊपर हो जाता है तभी वो अपने भाई या पिता के विपक्ष में जाती हैं। ऐसा ही नहीं है कि वो जब उनका मान सम्मान या कहीं किसी भी प्रकार की कमी होती है तो तभी वो
सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा या कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं। तो इसी प्रकार से बेटियों का पिता की संपत्ति मिलने से समाज में किसी भी प्रकार का प्रभाव इतना नहीं होगा, क्योंकि जब विधि भारत की विधि में अब ये कानून पारित हो ही गया है, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके जी मैम। ओके रौनक जी का नेक्स्ट नंबर है। ओके राकेश कुमार जी, आपने अच्छा बोला। रौनक जी आप रौनक जी आप अवेलेबल हैं? यस मैं अवेलेबल हूँ। ओके आपकी आवाज आ रही है। रौनक जी आज पक्ष में बोल रहे हैं। रौनक जी आप स्टार्ट कर सकते हैं। या टू ऑल, आज मेरा पक्ष में बोलने जा रहा हूँ, विवाहित स्त्रियों के पूर्वजों की संपत्ति में बराबर हिस्सा हमारी सामाजिक व्यवस्था पर प्रभावित करेगा। यहाँ पर हम सब में से कोई न कोई लॉयर या लॉ स्टूडेंट है, और बीइंग ए लॉ स्टूडेंट ये कानून जो 2005 में लागू की गई है उसे तो हमें मानना ही होगा, पर मैं इससे थोड़ा असंतुष्ट भी हूँ। इससे समाज में लोग रिलेशनशिप से ज्यादा फायदा और नुकसान देखेंगे। सोसाइटी में हार्मोनी खत्म भी होने की संभावना हो सकती है। अभी तक जो समाज में लोग डॉरी से मतलब दहेज प्रथा से प्रताड़ित थे, अब वो पार्टीशन पे आएंगे। पहले जो लड़कियां दहेज की वजह से प्रताड़ित की जाती थी, अब जायदाद की वजह से प्रताड़ित की जाएंगी, पार्टीशन की वजह से प्रताड़ित की जाएंगी। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ऐसे जैसे कि माता पिता भाई बहन अपने बहन को, अपने बेटी को बहुत ही शौक से शादी करते हैं, बहुत ही उत्साह से शादी करते हैं, पर इसमें ये नियम आने के बाद उनमें थोड़ा हिचकिचाहट भी रहेगा कि कहीं वो शादी के डिमांड पूरे करते करते कहीं प्रॉपर्टी के डिमांड को पूरा ना करना पड़ जाए। इस कानून के आने के बाद उसके परिवार के बीच में वो उमंग भी नहीं रह पाएगा। जो लड़कियां पहले ससुराल से मायके आती थी, हमेशा फैमिली वाले को डर लगा रहेगा कहीं उनके साइड से प्रॉपर्टी का डिमांड ना कर दिया जाए। जहां तक कि मुझे पता है कि कानून कस्टम से बनता था पहले, और अभी भी बनेगा और बनता है, तो लोग तो कस्टम से, रीति रिवाज से, रिचुअल से फिर डरने ही लगेंगे। जैसे कि अगर बहन रक्षाबंधन पे घर आए तो कहीं भाई को ऐसा ना लगे कि वो प्रॉपर्टी का डिमांड कर दे। हमारे भारत में ज्वाइंट फैमिली, अनडिवाइडेड फैमिली का रिवाज था। फैमिली हमेशा पर अब तो अगर ऐसा कानून आ गया तो फैमिली हमेशा डिस्प्यूटेड रहेगा, मतलब कि विवाद में रहेगा। हो सकता है कि हमारा ये जो अनडिवाइडेड फैमिली और ज्वाइंट फैमिली था वो सिस्टम भी बंद हो जाए। और अगर कोई भाई बहन अपना प्रॉपर्टी हिस्सा लेने के, या फिर अगर कोई बहन अपना प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए आ गई और अगर अपना प्रॉपर्टी का हिस्सा ले करके किसी और से सेल कर दिए, तो जो आपस का जो एकता था, आपस में जो प्रेम था, वो भी टूटेगा। ऐसा नहीं है कि भाई को, पिता को अपने बहन का फिक्र नहीं होता है, उन्हें भी फिक्र होता है। अगर वो देखेंगे कि उनकी बहन बेटी को दुख है, तकलीफ है, वो खुद उन्हें सपोर्ट करेंगे। कुछ लोग का कहना है कि स्त्री जाति को प्रॉपर्टी मिलने से बराबर का हक मिलेगा। बराबर का हक मतलब सिर्फ प्रॉपर्टी होता है क्या? नहीं, बराबर का मतलब होता है इज्जत, सेवा, सम्मान, स्वतंत्रता। हमें हर एक स्त्री को इज्जत देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, उन्हें जो सही है वो करने की स्वतंत्रता देना चाहिए, और उन्हें शिक्षा भी देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा आज के जमाने में एक ऐसे पूंजी है कि जिसके पास रहेगा वो हमेशा आगे ही बढ़ेगा, उन्हें कोई प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लड़के लड़कियां इसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं। 18 साल और 21 साल के होने के बाद वो अपने माता पिता से कुछ गलत चीज का भी डिमांड कर सकते हैं, या फिर उन्हें गलत करने का प्रेशर बना सकते हैं, या फिर उनसे गलत करवा सकते हैं। और अगर ऐसा ना किए तो प्रॉपर्टी का डिमांड कर सकते हैं, अपने हिस्से का डिमांड कर सकते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से थोड़ा गलत होगा। और जहां तक कि हर फैमिली में थोड़ा मोड़ा होते, हर फैमिली में हर पति पत्नी के बीच में थोड़ा मोड़ा बहस होता है। अगर ऐसा सिस्टम रहा कि हर पत्नी को
हर बेटी को बराबर का हक मिलेगा, तो वो सामने से कह देगी कि मेरे पास भी अपना लालन पालन पोषण करने का पैसा है, प्रॉपर्टी है, तो वो समाज में थोड़ा इससे तलाक का, डाइवोर्स का भी प्रथा चलने लगेगा। अंततः मेरा नजर ये है कि इससे समाज में नो हार्मोनी और मोर लिटिगेशन होगा। थैंक यू मैम। हेलो। हाँ, ओके रौनक जी। या मैम, थैंक यू। ओके, मतलब आपने अच्छा बोला। इसके बाद हमारे पास हैं सोहन कुमार मिश्रा जी, जो कि विपक्ष की ओर से हैं। सोहन जी, क्या आप यहाँ पे हैं? ओके, मूविंग ऑन। इसके बाद हैं रजत पचेरा जी, जो कि पक्ष की तरफ से बोलने के लिए इच्छुक थे। रजत पचेरा जी, आप यहाँ पे हैं? ओके, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि अभी ऑलरेडी 8:17 हो चुके हैं, तो हम ये कार्यक्रम आज के लिए 8:30 बजे खत्म कर देंगे, और जो हम कल वापस 7 बजे मिलते हैं, वरना बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा सबका। तो 10 मिनट अभी कौन मैम ये डिस्कशन आज ही करवा दीजिए ना, खत्म कीजिए आज ही। ओके, बट ये इवेंट जो है ये 7 बजे से शुरू हो चुका है, तो सब लोग काफी लोग बहुत टायरिंग फील कर रहे होंगे, तो इट्स बेटर इफ वी कंटिन्यू टुमारो, बट अभी के लिए हम कंटिन्यू करते हैं। नहीं मैम, my basic point is that if someone has to be coming in this debate, वो साथ नहीं होगा। मैम कोई समस्या होने वाली नहीं है इसमें। यदि कुछ 19 लोग जुड़े हुए हैं, 1-2 लोग और बच्चे होंगे जिनका 13-14 मिनट है, इतनी देर में पूरी हो जाएगी, और आज ही समाप्त कर दीजिए, कल के लिए दूसरे विषय होंगे। ओके, अगर सबका यही ओपिनियन है तो हम लोग आज फिर कंटिन्यू कर लेते हैं। कल के लिए दूसरा विषय होगा ना मैम, नहीं तो दिमाग इसी में लगा रहेगा। मैम रोज का नया टॉपिक होता है ना, तो दिमाग अच्छा, रिसर्च मेथड भी अच्छा हो जाता है, रोज एक टॉपिक। लेट्स मूव ऑन। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट है सरिता योगी जी, जो कि पक्ष से हैं। सरिता जी, आप यहाँ पे हैं? ओके, इसके बाद सौरभ कुमार जी का। सरिता जी, आप यहाँ हैं? आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं, माइक के बटन पे क्लिक करके। आपकी स्क्रीन पे आता है माइक का बटन, मुझे नहीं दिख रहे हैं, नाम नहीं दिख रहे हैं। ओके, ओके, लेट्स मूव ऑन देन। इसके बाद आई थिंक सौरभ कुमार जी बोल चुके हैं, उनका शायद डबल रजिस्ट्रेशन हो गया होगा। सौरभ नाम से कोई और है? मैंने डबल रजिस्ट्रेशन नहीं किया, केवल सौरभ मिश्रा के नाम से ही किया है, कोई दूसरे व्यक्ति। अच्छा, ओके, तो सौरभ कुमार जी शायद नहीं है यहाँ पे। इसके बाद रवि कुमार जी, सुभाष मौर्य जी। रवि कुमार जी, सुभाष मौर्य जी, क्या आप इस वक्त अवेलेबल हैं? शत्रुघ्न कुमार सोनी, शशांक पारिक जी। ओके, शत्रुघ्न कुमार सोनी जी, आप पक्ष में बोल रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैम, तो मैं पक्ष में बोल रहा हूँ। मैम, आज के कल के 21वीं सदी के हम लोग जी रहे हैं, जिसमें हमारे समाज में स्त्री और पुरुषों को एक समान अधिकार दिए जाते हैं, एक समान नजरिए से देखा जाता है, जिससे उन्हें समाज में एक समान जीने का अधिकार मिले। जैसे पैतृक संपत्ति उन्हें समान अधिकार मिलेंगे, तो हमारे समाज में जो ऊंच नीच का जो भाव है, भेदभाव है, उसको कम होगा। और जो ससुराल पक्ष में प्रताड़ना की बात कही जा रही है, उससे हमारे समाज की प्रताड़ना कम चांस होंगे, क्योंकि अगर स्त्री किसी भी पक्ष से सभी तरह से मजबूत रहेंगी, तो अपने ससुराल हो या कहीं भी हो, तो अपने जीवन यापन से सम्मान पूर्वक जी सकती हैं, जिससे हमारे समाज को में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी कहा गया है कि बेटे सिर्फ शादी तक ही बेटे होते हैं, और बेटियां शादी के बाद भी बेटियां ही रहती हैं, क्योंकि बेटियों का स्नेह कभी खत्म नहीं होता। बेटों का स्वाभाविक है, शादी के बाद उनकी स्नेहता, बेटों का स्वभाव उनके शादी के बाद थोड़ी स्नेहता कम हो जाती है, जिससे हमारे समाज को, इससे समाज में कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, जिससे बेटियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिले। और मैम, अगर ये भी कहना चाहते हैं कि अगर बेटियों को ससुराल में ज्यादा प्रेशर दिया जाता है, जो अपने मायके से ये करे वो करे, अगर मायके से अगर उसे संपत्ति मिलने का जो
पार्ट रहेगा तो वो भी अपने जीवन के लिए तो आत्मनिर्भर होकर जीवन जीना सीख जाएंगे, जिससे उनके मायके पे और मायके वाले पर और ससुरालों पे भी बोझ बना नहीं रहेगा ना। तो ऐसा लगता है कि जैसे लड़कियां बोझ की तरह अपना जीवन यापन कर रही है, किसी आज इसके सहारे जीना है तो कल उसके सहारे जीना है। अच्छे क्या आत्मनिर्भर रहेंगी तो अपने ऊपर डिपेंड रहेगा, कोई चांस नहीं है कि किसी से के सहारे रहना है। दैट्स मैन। ओके मूव ऑन टू नेक्स्ट। आपने भी अच्छा बोला। इसके बाद हमारे पास है वैदेही नेगी जी का नाम। वैदेही नेगी जी क्या यहाँ पे हैं? ऑलराइट। इसके बाद है सृष्टि शर्मा जी। सृष्टि शर्मा जी आप माइक अनम्यूट कर। यस। गुड इवनिंग जजेस, गुड इवनिंग आकांक्षा मैम। आई एम सृष्टि शर्मा। आज का टॉपिक है विवाहित पुत्रियों को पूर्वजों की संपत्ति में बराबर हिस्सा हमारी सामाजिक व्यवस्था प्रभावित करती है। मैं इसके हक में बोलना चाहूंगी। जैसे कि सभी को पता है कि आज के समाज में बेटा और बेटी को बराबर का अधिकार प्राप्त है। एक बेटी को अपने पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलना अनिवार्य है। जैसे कि जस्टिस अरुण मिश्रा 3 बेंच जजेस में भी बोला गया था, अ डॉटर ऑलवेज रिमेन अ लविंग डॉटर, अ सन इज अ सन अंटिल ही गेट्स अ वाइफ, एंड अ डॉटर इज अ डॉटर थ्रू आउट हर लाइफ। इससे यही पता चलता है कि एक बेटी जो है वो अपने माता पिता का शादी के बाद भी उतना ही अच्छे से ध्यान रख सकती है जितना कि एक बेटा रख सकता है। जिस माता पिता का बेटा नहीं है या फिर उनका बेटा उनका ध्यान ही नहीं रख रहा, उनकी केयर ही नहीं कर रहा, तो एक बेटी का हक है कि वो अपने माता पिता का पूरा अच्छे से ध्यान रखे। और बाकी बातें तो सभी ने रेज कर दिए हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रही, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी। हमारी सोसाइटी में आजकल क्या हो रहा है, एक भाई है अपनी वाइफ को इंसिस्ट कर रहा है कि वो अपने भाई की प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा लेकर आए, लेकिन वही भाई को अगर अपनी बहन को कुछ प्रॉपर्टी में अपनी प्रॉपर्टी से हिस्सा देना पड़ रहा है तो वहां पे झगड़ा हो रहा है। बस यही है कि अगर एक बेटा अपनी वाइफ को बोल रहा है कि अपनी प्रॉपर्टी में से अपने भाई की प्रॉपर्टी से हिस्सा लेकर आए, तो वो अपनी बहन को क्यों वो हक से अलग कर रहा है? वो क्यों अपने बहन को वो हक नहीं दे पा रहा? क्योंकि एक बेटी, एक बहन और एक जो वाइफ है वो एक लड़की ही है। और शादी के बाद सभी रिश्ते बदल तो जाते हैं, लेकिन उसका प्यार अपनी फैमिली के प्रति कभी भी नहीं बदलता। इसीलिए हमें जो भी बेटियां हैं उनको पूरा अधिकार देना चाहिए अपने पिता की संपत्ति में भी। थैंक यू मैम। ओके, धन्यवाद सृष्टि जी। इसके बाद है सोनिया शर्मा जी। सोनिया शर्मा जी यहाँ पे हैं। सोनिया शर्मा जी के बाद सुनील मिश्रा जी हैं। नहीं है। इसके बाद है विकास बाबू कनुजिया जी। विकास जी। विकास जी के बाद है विकास चौहान जी। विकास चौहान जी यहाँ पे हैं। आप अगर सुन सकते हैं तो प्लीज माइक अनम्यूट कीजिए। विकास जी आपकी आवाज आ रही है? यस मैम, गुड इवनिंग। ओके, आप स्टार्ट। मैं विकास चौहान बस्ती जिले से हूँ, उत्तर प्रदेश। सर्वप्रथम मैं बात करता हूँ भारतीय संविधान आर्टिकल 15 की, जो यह बताती है कि कोई भी राज्य धार्मिक सार्वजनिक स्थान धर्म, मूलवंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की, जिसमें यह है कि बेटे को संपत्ति में हिस्सा जन्म से ही मिल जाता है, बेटियों को जन्म से लेकर शादी तक ही मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की, जिसमें यह रूल बनाए गए जैसे बेटे को जन्म से माता पिता की प्रॉपर्टी में हक होता है, वैसे ही बेटी को भी प्रॉपर्टी में हक होगा, चाहे शादी हुई हो या ना हुई हो। अब हम बात करते हैं भारतीय समाज को प्रभावित कैसे करेगा। हम अपने देश में लड़कियों को देवी या देवी देवताओं के समान का दर्जा देते हैं और उनको पूजते हैं, परंतु जब उसके अधिकार की बात आती है, वह अपना अधिकार मांगती है, तो हम गलत दृष्टि से देखते हैं। लोगों को यह सोच होती है कि लड़कियों को हिस्सा नहीं मिलना चाहिए,
उसका जो भी अधिकार होगा उस अपने पति में ही होगा। जब तक समाज में और समाज के लोगों में यह बदलाव नहीं आएगा तब तक महिलाओं को पुरुषों के बराबर हिस्सा सम्मान नहीं मिलेगा, समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं माना जाएगा। तब तक यही होगा, बस जैसे तैसे उन्हें जीवन जीने का अधिकार है, रोटी कपड़ा मकान से ज़्यादा उनका अधिकार नहीं है। समाज के लोगों को जागरूकता की आवश्यकता है कि लड़के या लड़की में कोई समान अंतर नहीं है। अगर वह अपना अधिकार मानती हैं तो पाप या असामाजिक कार्य नहीं कर रही हैं, क्योंकि वह भी उसी घर और उसी माँ से ही जन्म लिए हैं जहाँ से उनके भाई ने। तो फिर भेदभाव क्यों किया जाए? जब तक यह मानसिकता नहीं बदलेंगे तब तक हमारे समाज में लड़कियों को गुलाम बनकर ही रहना पड़ेगा, जिससे हमारा समाज देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा और ना ही बदलेगा। अब हम बात करते हैं बेटों को इसको क्या प्रभाव पड़ेगा। बेटे को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि संपत्ति पैतृक है। अगर संपत्ति को बेटों ने कमाया है तो उस पर उसकी बहन का कोई हक नहीं है, लेकिन अगर यह पैतृक संपत्ति है तो इस पर बेटा बेटी दोनों का बराबर का हक है। बस भाई को अपनी बहन को पैतृक संपत्ति में हिस्सा देना पड़ेगा, इतना ही प्रभाव पड़ेगा और कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। धन्यवाद मैम। ओके, धन्यवाद विकास जी। इसके बाद हमारे सामने आएंगी प्रीति शर्मा जी, जो कि विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। प्रीति शर्मा जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। आपको अपनी स्क्रीन पे, हाँ ठीक है प्रीति शर्मा जी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। गुड इवनिंग ऑल रेस्पेक्टेड ग्रुप मेंबर्स। आज का टॉपिक है विवाहिता पुत्रियों को पूर्वजों की संपत्तियों में बड़ा हिस्सा हमारा सामान्य व्यवस्था प्रभावित करेगा। मैं इसके विपक्ष में हूँ। मेरा मत है कि नहीं करेगा, क्योंकि सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि पुराने टाइम में जब लड़कियों की शादी होती थी तो विवाह के समय माता पिता और लोग भी सब लोग गिफ्ट दिया करते थे उनको। धीरे में बताया तो उसके लिए दहेज निरोधक तो गिफ्ट था, वो भी हमारा बेटियों से छीन लिया गया क्योंकि उसको दहेज का नाम ले लिया गया। जब 2005 में ये अमेंडमेंट हुआ है तो उसमें ये बोला गया है कि विवाहित पुत्रियों को भी हिस्सा मिलेगा। तो अब लोग इसका क्यों तो क्योंकि अभी राइट टू इक्वालिटी जब आपने संविधान को राइट दिया गया है, अब आप उसी को कर रहे हैं, उसी का विरोध कर रहे हैं। अब जो भी हमें समाज में सुधार लाना है, कहने को सब हर कानून बना हुआ है, हर चीज बनी हुई है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। आज जब हमारे 2005 में अमेंडमेंट आ चुका है, 1961 में हमारे दहेज निरोधक अधिनियम लाया गया था, तो बेटी के लिए तो कुछ नहीं बचा। और आज हम 2005 में जब बात कर रहे हैं कि अमेंडमेंट आ गया है तो लीगल राइट क्यों नहीं दे रहे, विरोध कर रहे हैं, क्यों विरोध हो रहा है? बेटी के लिए एक तरफ बोला जा रहा है कि राइट टू इक्वलिटी है, सब कुछ है। मान के चलिए कि समाज में ऐसी लड़कियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, कहीं पे किसी की कम उम्र में शादी कर दी गई है, कहीं पे उसको जीवन यापन करने के लिए कुछ नहीं है, कोई सोर्सेज नहीं है, किसी का पति नहीं कमा रहा, कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो बेटी कहाँ जाए? अगर हम उसको वैसे भी तो मदद कर सकते हैं ना, तो लीगल राइट देने में क्या जा रहा है? बस मेरा यही कहना है। थैंक यू। धन्यवाद प्रीति जी। तो इसी के साथ हमारे जो सीक्वेंस है ऑफ पार्टिसिपेंट्स वो अभी फिलहाल खत्म होता है। यहाँ आज की एक बहुत अच्छी बात ये है कि चैट्स में भी काफी डिस्कशन चल रहे हैं, कोई भी कुछ बोल रहा है उस पे। तो क्या होता है कि ये इस मीटिंग के बाद यहाँ के डिस्कशंस तो चले जाएंगे, लेकिन जो व्हाट्सएप ग्रुप है डिबेट का, वहाँ पे आप लोग डिस्कशंस कंटिन्यू कर सकते हैं, तो इससे शायद टॉपिक पे सबकी नॉलेज और बढ़ेगी। मैम बोल सकता हूँ मैं डिबेट खत्म होने से पहले? आप चैट में लिख दीजिए अगर आपको कुछ बोलना है अभी तो, है ना? बोल रही है वो, उसको अलाउ करो। हाँ, मैं व्हाट्सएप पे लिख दूंगा।
हाँ, या फिर यहाँ पे भी। ओके, नेक्स्ट, अगर बीच में जो जब हमने नाम पुकारा किसी का, वो नहीं बोल पाया या वो नहीं था उस वक्त, अगर आपका नंबर नहीं आया है तो आप एक बार बता दीजिए यहाँ पे, अगर कोई ऐसा है तो, जिसका बोलने का नंबर नहीं आया है और वो बोलना चाह रहा है अभी। नाम हेलो नहीं, नाम बहुत, हाँ हाँ हेमंत जी, मैम, आप बोल सकते, आपकी आवाज आ रही है। मैम मेरा नाम आप नहीं आया है विपक्ष इसमें में बोल लिस्ट रहे में। हैं? नहीं मैम, मैं ओके, पक्ष कोई में बात बोल रहा नहीं। हूँ। ओके ओके, आप स्टार्ट कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर एंड मैम। मैम, विवाहित पुत्री को पूर्वजों की संपत्ति में जो बराबर का हिस्सा दिया गया है, वो सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करता है, क्योंकि अपने संविधान की उद्देश्य क्या यही कहती है, भारत में एकता, अखंडता, भाईचारा बढ़ाना है। कन्यादान एक बार ही होता है, जो उसे शादी के वक्त दे दिया जाता है। कन्यादान को दो तरीके से कह सकते हैं, कन्या का दान और कन्या को दान। हमें उसका स्त्री धन बढ़ाना चाहिए, ना कि उसको यहाँ पे उत्तराधिकार दिया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, कानून का दुरुपयोग होता है। पैतृक संपत्ति पर अधिकार से बेटियां अपने ससुराल पक्ष की आर्थिक तौर पर मजबूत करती है। सिर्फ ससुराल पक्ष को ही आर्थिक तौर पर मजबूत करेगी वो, लेकिन माता पिता के लिए तो बेटे ही उनकी परिवार की संपत्ति को, जो पारिवारिक संपत्ति हो, उसको आगे बढ़ाएंगे। वैसे ही बुढ़ापे का सहारा, मतलब विवाहित जो पुत्रियां हैं वो दूर रहती हैं, उनके आने में जितना वक्त लगता है तब तक तो बेटा वो काम कर चुका होगा। बेटा भी तो भरण पोषण करता है, वृद्धावस्था के कारण उनकी बीमारियों के खर्चे, सेवा आदि सब कुछ बेटा करता है, बेटे बहु करते हैं। पुराने वक्त में इससे सामाजिक व्यवस्था कैसे बिगड़ती है, पहले जो कहावतें होती थी कस्टम के अनुसार, पानी पीनू छान कर बेटी देनी जान कर, वो पूरी उल्टी हो गई। वैसे एक और थी, बेटी देनी धनवान ने, लैनी गुणवान ने। अब तो ये उल्टी होगी, बेटी देनी फकीर ने, लैनी अमीर ने। बिल्कुल अब तो ऐसा हो जाएगा। मन्नू में लिखा हुआ है, पिता का ऋण उसका पुत्र ही उतार सकता है, ना कि पुत्री उतार सकती है। वंश की वृद्धि पिता के वंश की वृद्धि कौन करेगा, पुत्री करेगा, ना कि पुत्री कर सकती है। पुत्रियां तो सिर्फ अपने ससुराल का ही वंश आगे बढ़ाएगी। तो इसको ऐसे किया जा सकता है कि ससुर की प्रॉपर्टी में उसको हिस्सा दिया जाए, जिससे उसके बीच में, पति पत्नी के बीच में भी मिठास बनी रहे। दहेज मांगने का ये एक नया तरीका है, ये राइट ही उसका दुश्मन बन जाएगा औरत का, क्योंकि अब जवाई साहब तो लीगल वे में डिमांड करेंगे। कहने में तो आसान होता है, संपत्ति के साथ दायित्व भी दे दिए गए हैं, लेकिन ससुराल से आने जाने में इतना वक्त खराब हो जाता है कि जो अर्जेंट कार्य होते हैं वो उसके पहुंचने से पहले ही पूरे कर दिए जाते हैं। वैसे ही एक अपने कस्टम में ये भी कहा जाता है कि पिता के मोक्ष का मार्ग, ग्रंथों में लिखा हुआ है कि पिता की मृत्यु के पश्चात उनकी चिता को मुख अग्नि पुत्र द्वारा ही दी जाती है, जिससे कि पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब इसके अंदर समानता की बात करें अपन, तो मैम समानता कहाँ होती है? अगर स्त्री पुरुष में समानता देखें, आज सब बोल रहे बराबर का हिस्सा चाहिए, बराबर का हिस्सा चाहिए। ठीक है, मान गए बराबर का हिस्सा चाहिए और होना भी चाहिए बराबर, लेकिन आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। विडो को रिजर्वेशन दिया जाता है, विडोवर का कहाँ है? वुमेन की सीट हमेशा रिजर्व होती है हर जगह, मेन की रिजर्व क्यों नहीं होती? और सबसे बड़ी चीज क्या, हिंदुओं की विवाहित पुत्रियां ही है, अदर वुमेन्स पर ये लागू नहीं हो सकता। अगर सक्सेशन कर रहे हो आप उनके पिता की प्रॉपर्टी पे, केवल हिंदुओं पर ही क्यों है ये? अब थैंक्स मैम। ओके, धन्यवाद हेमंत जी। तो आई थिंक अब आज का प्रोग्राम हमारा सबका कंप्लीट हो चुका है। एक मिनट, या तो आप सभी लोगों ने अच्छा बोला। कुछ चीजें जो बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि आप
इंट्रोड्यूस करते टाइम अपना टॉपिक विपक्ष या पक्ष बताएं या उसको कंक्लूड इस वे में करें जिससे ये चीज ज्यादा क्लियर हो। अगर आप लोग पहले के लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं वो बहुत अच्छी बात है, जिन भी लोगों ने ये किया है, जो भी बाद के पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। और बाकी तो ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे हम लोग जैसे डिबेट वगैरह कराते रहते हैं, तो आप लोग जितना भी मतलब जिसे अच्छा आता है बहुत बढ़िया, आपकी और प्रैक्टिस होगी, आपसे और लोग सीखेंगे। जिसे कम अच्छा आता है वो बार बार बोल बोल के सीख सकता है। तो ये आप लोग आगे भी पार्ट लेते रहें, आगे भी बोलते रहें, तो उससे हम बहुत सारे विषयों को भी खोलेंगे। लास्ट बात ये है कि आज का जो डिस्कशन, जो मैंने जैसा कि कहा, आज लोगों ने बहुत अच्छे से चैट पे डिस्कशन किया, सब लोग एक दूसरे के बातों पर बोल रहे थे, क्वेश्चंस पूछ रहे थे। ये डिस्कशन आप ग्रुप पर भी जारी रख सकते हैं, लेकिन बस डिस्कशन में एक बात याद रखें कि कोई भी डिबेट में जरूरी नहीं है कि किसी के पर्सनल विचार हों। डिबेट में आपका काम होता है कि आप जिस भी तरफ से बोल रहे हैं आप उस तरफ को कन्विंसिंग बनाएं। इसमें जरूर हो सकता है आपके पर्सनल विचार हो सकता है ना हो, तो उसको उस वे में ही डील करें और अच्छे डिस्कशन को हेल्दी रखा जाए। तो क्योंकि आज काफी टाइम हो चुका है तो हम अभी का प्रोग्राम समाप्त करेंगे। जो विनर्स का अनाउंसमेंट है वो हमारे डिबेट के ग्रुप पर ही होगा आफ्टर इवेल्युएशन फ्रॉम जजेस। तो उसी के बाद हम विनर का अनाउंसमेंट करेंगे और आगे की प्रोसीडिंग्स करेंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए। आप लोग आगे भी संस्था से जुड़े रहें, दूसरे कार्यक्रमों में भी जुड़े रहें, अपना फीडबैक देते रहें, और आपके पास अगर कोई आइडिया है आगे की डिबेट्स के लिए, कोई टॉपिक का आइडिया है, तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। जो भी डिबेट का ग्रुप है, जो भी लिखना है आप वहाँ पे लिख सकते हैं, हम वहाँ पे डिस्कशन कंटिन्यू कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी वीडियोस के लिए।